आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हैप्पी कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले वीडियो में अपने लेसन नंबर 2 किया था और इस लेसन में इस वीडियो में अपन लेसन नंबर 3 करेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम है अपने कंप्यूटर को जाने। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है मुख्यतः, एक तो कंप्यूटर के लिए बना हुआ और एक मोबाइल के लिए बना हुआ। तो जो कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है उनमें है अपन के MS विंडो, मैक OS और यूनिक्स और लाइनेक्स। और मोबाइल के लिए है एंड्रॉयड और विंडोज iOS। अब जो है अपन के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जाने तो इसमें 4 मुख्य घटक हैं इसके अपने कंप्यूटर के अंदर: यूजर, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर। यूजर जो यूज कर रहे हैं लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। अपना जो अब इसके अंदर जो है अपन के ये जो है अपन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो GUI वाले और एक कमांड। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI की फुल फॉर्म होती है कमांड यूजर इंटरफेस। अब ये तो पुराने जमाने का था CUI तो, और GUI है जो अब अपन के नए जो सिस्टम है उनमें चल रहा है, नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर। तो GUI की फुल फॉर्म होती है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में जो है होते हैं अपन के आइकॉन बने हुए होते हैं। यूजर इंटरफेस में क्या होते हैं, GUI में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होते हैं आइकॉन बने हुए होते हैं, जबकि CUI में होते हैं कमांड का काम होता है। उसको कमांड दी जाती है, इसमें आइकॉन पे क्लिक किया जाता है, ठीक है ना। और अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य है अपन के विंडोज। विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य प्रकार है, MS विंडो। तो विंडो के वर्जन अब तक कई वर्जन इसके चेंज हो चुके हैं। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके कई वर्जन आ चुके हैं। तो सबसे पहले है MS DOS। सबसे पहले कौन सा आया था, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आया। उसके बाद में आया सब
विंडोज 95, विंडोज 95, और उसके बाद में आया अपना विंडो NT। अगला कौन सा है? NT। और उसके बाद में है विंडो 98, और उसके बाद में आया अपना विंडो 2000। उसके बाद में आया विंडोज XP, और इससे पहले आया था विंडो MI, और उसके बाद में आया विंडो विस्टा। तो ये अपने विंडो के वर्जन है, क्रम से ये बढ़ते गए हैं। अब सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है विंडो का वो है विंडो 11, और इससे पहले था विंडो 10, और उससे पहले था विंडो 8, और उससे पहले जो था विंडो 8.1, और उससे पहले था विंडो 8, और उससे पहले जो बनी थी विंडो 7। अब अपन के जो कोर्स में है वो विंडो 11 है, ये लेटेस्ट वर्जन है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। क्या करता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्रामों को मैनेज करता है। बहुत ही सरल तरीका से, दक्षता से ये सरलता से अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामों को मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम को एक्सक्लूड करके यूजर प्रॉब्लम को आसानी से हल करता है। वो क्या है? आसानी से अपन को जो है इसको अपने कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही क्या है? कंप्यूटर को हमारे लिए अधिक दक्षता से कार्य करने के लिए तैयार करना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। वो क्या करता है? कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। यह हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाली सभी प्रोग्रामों को चलाने में सहयोग करता है। हमारे द्वारा जो भी इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको चलाने में हमारा सहयोग करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है। हार्डवेयर को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। प्रिंटर को अपनी जगह कार्य कराता है, और जो भी इसमें डिवाइस लगे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करके और फिर उनसे हमारे कार्य को दक्षतापूर्वक कराता है। कोई एक आदमी होता है ना मैनेज करने वाला, सबको संभाल के चलता है ना, एक लीडर होता है। जैसे बैंक मैनेजर है तो पूरी बैंक को वो संभाल के रखता है। किसको कोई कार्य करना है तो एक क्रम में सभी कार्य होंगे, ठीक है ना।
ऐसा नहीं कोई जो काम पहले का है वो पीछे हो जाए, पीछे का है जो पहले हो जाए, ठीक है ना। तो उसमें ये अपनी मदद करता है, यूजर की मदद करता है। और इसके बिना कंप्यूटर ही काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर ही काम नहीं कर सकता। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, और कंप्यूटर ही काम नहीं करेगा तो डिवाइस कहाँ से काम करेंगे भाई? डिवाइस भी तो कंप्यूटर में लगे रहते हैं, सही है ना। तो इसके बिना जो है कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है। कंप्यूटर एक डिब्बा है, क्या है? इसके बिना एक कंप्यूटर डिब्बे का स्वरूप मानो इसको। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे इसमें। भाई इसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कोई कार्य कैसे होगा? समझ में आ गई? एक तरीका से जमीन तैयार करता है। जमीन के बिना क्या है? जमीन नहीं है, जमीन नहीं होगी तो फिर क्या कार्य होगा? सब हवा में थोड़ी रहेंगे, धरातल तो चाहिए उनको, तो उनको बेस प्रदान करता है सभी को। और ये सभी के लिए जरूरत है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत सभी के लिए। कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, वीडियो गेम और सुपर कंप्यूटर इत्यादि सबके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम चलाने के लिए होता है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम के कुछ उदाहरण यहां पर अपने यहां पुस्तक में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स। ये क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स। अब यूनिक्स इत्यादि ये किसके उदाहरण हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड मोबाइल आते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल क्यों कहलाते हैं? कि उनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा डला रहता है? एंड्रॉयड, iOS, और किसी किसी में विंडो भी डली हुई होती है। मोबाइल विंडो भी होती है, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना 3 लेयर में होती है। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना 3 लेयर में होती है। कौन कौन सी? हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 लेयर हैं इसकी। 3 परत। लेयर का मतलब होता है परतें। हार्डवेयर, इसमें सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि होते हैं। हार्डवेयर में कौन से हैं? सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट।
डिवाइस। ये कौन कौन से हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसों से होते हैं। ये जो भी डिवाइस है ये हार्डवेयर हैं, जितने भी डिवाइस हैं वो हार्डवेयर हैं, जिसमें अपन के सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि, स्पीकर, सब क्या है? हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? कंपोनेंट। इसमें प्रोसेसर, मैनेजमेंट रूटीन, मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन, इन कार्यों को कौन देखता है? इसमें इनपुट आउटपुट कंट्रोल रूटीन, फाइल मैनेजमेंट रूटीन इत्यादि शामिल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है ये। इसमें होते हैं सॉफ्टवेयर, इसमें प्रोसेसर मैनेजमेंट रूटीन, मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन। ये क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है? मैनेजमेंट रूटीन, मतलब उसकी रूटीन में मैनेजमेंट करता है पूरे कंप्यूटर का। रेगुलर रूटीन्स का मतलब रेगुलर। मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन्स, मेमोरी को भी वो मैनेजमेंट करता है। रूटीन्स का मतलब है रेगुलर। इनपुट आउटपुट का कंट्रोल करता है, आउटपुट कैसे करना है, इनपुट कैसे करना है, कम ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह करनी हो, ठीक है ना, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करता है? एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बने होते हैं? कोई विशेष कार्य के लिए, दक्षता के लिए बने होते हैं। कोई अलग से कार्य करना है, उसका एक कार्य पे ही अधिकार होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अधिकार एक कार्य पे ही होता है। वो एक कार्य को लेके काम करता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को मैनेजमेंट करता है। वो समझ में आ रही बात? एक का कार्य तो यही है कि भाई अपने काम कर लो, ठीक है नहीं। जैसे बैंक में एक कर्मचारी है, तो उसका काम तो एक ही काम है, बस वो जो उसको काम दिया हुआ है, उसको और चीज से मतलब नहीं बगल में क्या हो रहा है। मैनेजर ने जो बात बता दी ये काम करना आपको, तो वो उसी को करेगा। जबकि जो मैनेजर होता है वो प्रत्येक पूरे बैंक के स्टाफ पर नजर रखता है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है नहीं। तो प्रबंधन का पूरे का कार्य किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो पूरे उसका कंप्यूटर को प्रबंधन कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो यूजर द्वारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग में लिए। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा अपने प्रोग्राम को करता है, अपने कार्य को करता है। और कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको कार्य करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। भाई पूरे कार्य कोई वो करता है, उसके ऑर्डर के बिना कोई कार्य होगा ही नहीं। मैनेजर है ना वो, सब कार्य उसी के हाथ में। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्या बोलते हैं?
GUI, GUI का मतलब इसमें जो आइकॉन बने होते हैं, GUI आइकॉन के हिसाब से काम करता है। जब CUI किससे काम करता है? वो कमांड इंटरफेस, उसमें कमांड दी जाती है, उसमें कोई आइकॉन बने नहीं होते, उसमें कीबोर्ड के माध्यम से कमांड दी जाती है, ठीक है ना। कमांड के हिसाब से काम करेगा, उसमें आइकॉन नहीं। अब तो अपन क्या करते हैं, ग्राफिकल एक उस आइकॉन पर क्लिक किया और अपना सामने दिख गया। और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पे कार्य करता है? व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट की फुल फॉर्म क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म क्या है होगी इसकी? WSI What you see is what you get. What you see and what you get. तो क्या शॉर्ट फॉर्म क्या हुई इसकी? What you see and is what you see is what you get की शॉर्ट फॉर्म क्या हुई? जी, WYSIWYG इस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्हाट यू सी, जो तुमको दिखाई दे रहा है वही तुमको प्राप्त, यही हुआ ना इसका अर्थ। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। What you see and what you get. What you see is what you get. इस सिद्धांत पे काम करता है कौन? GUI। अपन को आइकॉन में दिखता है वही तो उसमें होता है, अधिकतर वो चित्र के हिसाब से तो काम करता है, ठीक है ना। अब अगला हुआ अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशन और यूजर के बीच में इंटरफेस, एप्लीकेशन और यूजर के बीच में इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब माध्यम, प्रोग्राम क्रियान्वयन, प्रोग्रामों के क्रियान्वयन में सहायक है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें? प्रोग्राम के क्रियान्वयन में। प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर, तो उनको क्रिया रूप में कैसे काम, उसको काम कैसे लेना है उनसे, तो उसमें जो है अपन का एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सहयोगी है, उसमें सहयोग करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट यह कंप्यूटर के लिए सभी साधन उपलब्ध कराता है। ये कंप्यूटर के लिए सभी साधनों को उपलब्ध कराता है, जिसमें मुख्यतः मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें सबसे मुख्य कार्य क्या है? मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर का एक नाम और होता है, क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मैनेजमेंट, उसको भी मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी डिवाइस कंप्यूटर से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनका भी मैनेजमेंट कौन करता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एवं ऑपरेटिंग सिस्टम कई बेसिक कार्य करता है, इसके अलावा भी वो कई बेसिक कार्य करता है, जैसे कि कंट्रोल करता है, मेमोरी एलोकेशन, सिस्टम के अनुरोधों को प्राथमिकता देना, जो भी अपना सिस्टम है उसके अनुरोधों को प्राथमिकता देना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, नेटवर्किंग को सुगम बनाना, नेटवर्किंग एक नेटवर्क होता है ना, एक समूह को नेटवर्क क्या होता है, एक जाल टाइप में बोलते हैं ना, नेट है और उसमें नेटवर्क हो गया, उससे ही तो बना है नेटवर्क, एक समूह टाइप, ठीक है। नेटवर्किंग को सुगम बनाना, फाइल सिस्टम को प्रबंधित करना, फाइलों को प्रबंधित करना कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, ठीक है ना, उचित जगह पे वो अपन को मिल जाए, जिस एड्रेस पे वो अपन ने रखी है फाइल उसी पर वो मिलेगी, तो उसको प्रबंधित करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग की अनुमति देना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग की अनुमति देना। कोई अपन ने डिवाइस लगाई कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए अनुमति कौन देगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर से अनुमति लेनी पड़ेगी हमको। किससे लेनी पड़ेगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहे तो उसको रोक सकता है किसी कार्य को, या उसकी अनुमति वो दे सकता है। अपन ही देंगे अनुमति तो, लेकिन किसके माध्यम से देंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यूजर ही देता है, लेकिन किसके माध्यम से देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अनुमति, शेयरिंग की अनुमति देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल और बहुमुखी बनाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल मतलब छोटा, और बहुमुखी बहुत से कार्य को करने वाला, बहुमुखी बहुत से कार्य करने वाला बनाता है, ठीक है ना। यूजर के प्रोग्राम के बीच सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। यूजर के प्रोग्रामों के बीच सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। यूजर के प्रोग्रामों के बीच सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। उसमें कोई चीज अपन को रोकनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए अपन इसमें जो संरक्षण के लिए व्यवस्था होती है, ठीक है ना, उनको रोकता है। सुरक्षा का मतलब लोग उसमें कोई अनावश्यक चीजें काम नहीं करें। यदि हम लॉक लगा दें तो फिर वो रोकना ही तो हो गया।
एरर को ढूंढना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो उसको ढूंढने में मदद करता है। फॉल्ट को ढूंढना, कोई कमी होती है उसको ढूंढता है, तो कहाँ कमी है तो उसका भी पता ऑपरेटिंग सिस्टम से लगता है। रिकॉन्फ़िगर करना और उसको दोबारा से सही करना, कोई समस्या आती है तो उसको सुधारना। एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस, एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस माध्यम बनता है। ये उनके बीच में, यूजर के बीच में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या बनता है? माध्यम। उसकी बात को वहां पहुंचाता है, वहां की बात को अपन तक पहुंचाता है। ठीक है ना? प्रोग्राम क्रियान्वयन और प्रोग्रामों को क्रियान्वयन में ये सहायक है। कौन सहायक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूआई डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसके बारे में अगला पॉइंट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? एक माध्यम। आइकॉन बने होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, क्या बने होते हैं? आइकॉन, और उन पर अपन क्लिक करते हैं तो अपने प्रोग्राम में अपन पहुंच जाते हैं। यूजर की ग्राफिक आइकॉन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। इसके विपरीत कमांड यूजर इंटरफेस कमांड पर आधारित नेविगेशन है। इसके विपरीत क्या है? सीयूआई क्या है? कमांड पर आधारित है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को तो बोलेंगे जीयूआई, और सीयूआई किसको बोलेंगे? तो वो तो कमांड पर आधारित है, कौन? सीयूआई तो। और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो किस पर? आइकॉन पर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण आधुनिक विंडोज के वर्जन हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण है विंडोज और लाइनेक्स और मैक। लाइनेक्स और मैक किसके उदाहरण है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। जबकि एमएस डॉस और यूनिक्स आदि कमांड इंटरफेस के कमांड लाइन के उदाहरण हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन विभिन्न कार्य को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन विभिन्न कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। पहला है इसमें WYSIWYG, what you see is what you get। स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज टेक्स्ट का आपके पेपर पर प्रदर्शित होने वाली इमेज से हूबहू
दिखनी चाहिए। जो स्क्रीन पे दिख रही है वही अपन के पेपर पे दिखनी चाहिए। इसका मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट होता है। जैसे अपन को पेपर पे ऐसी इसमें समान जो है तस्वीर अपन को दिखती है। इमेज स्कैनिंग, स्कैन की गई इमेज का कंप्यूटर स्क्रीन पर तत्कालिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इमेज स्कैनिंग कहलाता है। स्कैनिंग की गई इमेज का कंप्यूटर स्कैनिंग पर तत्कालिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इमेज स्कैनिंग कहलाता है। अपन ने स्कैन किया और वो अपन को इसमें दिख रहा है, स्क्रीन पे है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। उसको विजुअल जो होती है अपन को, ताकि यूजर से तुरंत फीडबैक मिल सके, अपन को पता लग सके कि भाई अपन के डॉक्यूमेंट सही तरीके से स्कैन हो रहे हैं। प्रोसेसेबल ग्राफिक्स, इसके अंतर्गत ऐसे एप्लीकेशन पैकेज जैसे फोटोशॉप व फायरवर्क्स जो इमेज को बदल सकते हैं। तो मतलब इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सहायक है। जैसा अपन इसमें देखेंगे वैसा ही अपन उसको बना देंगे उस पर। एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और क्या चीज है? एनिमेशन। अपन कोई चीज को एनिमेशन लगा सकते हैं, उसमें स्थिर वस्तु को अपन चलता हुआ दिखा सकते हैं। विजुअल आधारित टीचिंग प्रोसेस से टच सेंसिटिव सूचना क्रियोस तक लगभग सभी प्रकार से एप्लीकेशन में इसका उपयोग होता है। विजुअल आधारित टीचिंग प्रोसेस से टच सेंसिटिव सूचना क्रियोस तक लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशन में इनका उपयोग होता है। दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसों के लिए में दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान है। क्या प्रावधान है? डेस्कटॉप के इंटरफेस को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुरूप कॉन्फ़िगर करना। दृष्टिबाधित, किसी को छोटे अक्षर नहीं दिख रहे हैं तो उनको बड़ा किया जा सकता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जबकि कमांड में नहीं होता था ये। कॉन्टेस्ट को सेट करके बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना। कॉन्टेस्ट को मतलब कमती बढ़ती किया जा सकता है, ठीक है नहीं। विंडोज इंटरफेस को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। विंडो इंटरफेस को ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। यह माउस अथवा आइकॉन के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। माउस या आइकॉन के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। विंडोज के द्वारा किसी विशेष प्रोग्राम और प्रोसेस के द्वारा उपयोग में लेने हेतु एक विंडो एप्लीकेशन आमंत्रित किया जाता है। विंडोज के द्वारा किसी विशेष प्रोग्राम और प्रोसेस के द्वारा उपयोग लेने हेतु एक विंडो एप्लीकेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें टाइटल बार, मेन्यू बार और
विजेट्स होते हैं। GUI के लाभ, GUI के क्या लाभ हैं? इसमें बच्चा भी काम कर सकता है जो ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं रखता है। कमांड में तो जो जानता है वही कर सकता है, लेकिन आइकॉन पे क्लिक तो कोई भी कर सकता है, और आइकॉन को पहचानने में सरलता मिलती है। उससे आइकॉन से कार्य करने में सरलता से कार्य होता है, जबकि कमांड में तो कमांड देनी पड़ेगी कि वगैरह। आइकॉन को हर एक कोई समझता है। यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब पे क्लिक करो, ठीक है नहीं। जबकि कमांड इंटरफेस में जो है कमांड देनी पड़ती थी। GUI से आसानी से किसी कार्य को किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा आदमी को दिमाग की जरूरत नहीं होती है, उसको क्लिक किया और सामने अपना प्रोग्राम ओपन हो जाता है। यूजर को सीखने में कम समय लगता है। इससे क्या है, यूजर कम समय में ही पारंगत हो जाता है, उसको सीख जाता है। पारंगत का मतलब उसमें निपुण हो जाता है। किसमें? GUI से कार्य करने में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कार्य करने में। उसको कमांड में तो उसको याद रखनी पड़ेगी किससे कमांड देना है, कौन सी की से कमांड लगेगी, जबकि इसमें आइकॉन पे क्लिक करना है। आइकॉन सबको याद रहता है कि यूट्यूब का आइकॉन कौन सा है, ठीक है ना। व्हाट्सएप का कौन सा है, फेसबुक का कौन सा है, तो उस पर क्लिक करो, फेसबुक चालू, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे क्लिक करो, उसमें सामने तस्वीर दिख रही है अपने को। मोहनलाल को से बात करनी है, क्या मोहनलाल से बात करनी है, मोहनलाल का फोटो अपन के व्हाट्सएप में दिख रहा है, तो मोहनलाल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके लिए कॉल लग जाएगा, या उसको कोई चीज अपन सेंड करना चाहेंगे तो भेज देंगे। जबकि कमांड यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं था, उसमें तो कमांड याद रखनी है, कमांड के द्वारा कार्य होता, उसमें किसी की तस्वीर नहीं दिखती है। इसमें तो आइकॉन दिख रहा है सामने वाला का, तस्वीर दिख रही है ना, तो सरलता से बात हो जाएगी कि राम, उसको फेस को अपन पहचानते हैं, किसी की फेस को पहचानते हैं कि ये हमको किससे बात करनी है, प्रेम से बात करनी है, तो उसका मोबाइल में क्या आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। और प्रेम नाम के कई बच्चे हैं हमारे पास, तो कमांड यूजर इंटरफेस में तो नाम लिखा आएगा, जबकि इसमें अपन के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है आइकॉन देखेगा, उसकी तस्वीर दिखेगी, हम उस पर क्लिक कर देंगे, तो सरलता से हुआ ना काम। पहचानने में, कार्य करने में GUI से सरलता मिलती है। यूजर को सीखने में कम समय लगता है, उसे बॉक्स को ओपन करके किट को जोड़ने और कार्य को शुरू करने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता है। यूजर को प्रॉम्प्ट्स, अलर्ट्स, माउस मूवमेंट, ऑब्जेक्ट्स पर डबल क्लिक कर तुरंत प्रक्रिया तथा फीडबैक प्राप्त हो जाता है। डबल क्लिक करके तुरंत फीडबैक प्राप्त हो जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, डबल क्लिक करना है आइकॉन पर, सामने अपन का प्रोग्राम। GUI में गलतियों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। GUI में गलतियों को आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्या है, गलत हो गई सब, सोनलाल की जगह मोहनलाल की तस्वीर लग गई तो हमको सामने दिखेगी GUI में, जबकि CUI में ऐसा नहीं है, लग गई तस्वीर उसकी लग गई, बाद में देखते कि यार ये तो उसकी जगह मोहनलाल की जगह सोनलाल की तस्वीर लग रही है, ठीक है नहीं। अब वो कहता साहब ये तो गलत हो गया, तो पूरी प्रक्रिया फिर उनको करनी पड़ती, उसमें तस्वीर तो दिख नहीं रही है,
कहाँ रखी है वो भी नहीं दिख रही, इसमें सामने दिखता है सब कुछ। हमको सोनलाल की तस्वीर है तो सोनलाल की तस्वीर दिखेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आसानी से होता है, पता लग जाता है तुरंत, जबकि CUI में ऐसा नहीं होता था। और आसानी से उसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर आपने एक बार WIMP विंडोज आइकॉन, मेनू पॉइंट आदि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना सीख लिया तो इसी प्रकार से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना सरल होता है। मैक उदाहरण, मैक OIS, उदाहरण मैक OIS। GUI के से हानि, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हानि। इससे हानि क्या है, एक तो ये डाटा ज़्यादा यूज करता है। क्या है, डाटा का यूज ज़्यादा होता है तो मेमोरी जल्दी भर जाती है इससे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है ताकि इमेज को डिस्प्ले और मैनिपुलेट किया जा सके। इसके लिए क्या है, अधिक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी और डिस्प्ले की बड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें तस्वीरें दिखें, छोटी स्क्रीन हो इतनी सी तो उसमें क्या दिखेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बड़ी डिस्प्ले की जरूरत होगी और ज़्यादा डाटा की जरूरत होगी, ज़्यादा स्पेस की जरूरत होगी मेमोरी में, ठीक है ना। उसमें डाटा ज़्यादा चाहिए, जबकि कमांड यूजर इंटरफेस में कम जरूरत पड़ती है। स्किल्ड व्यक्ति उसी कार्य को GUI की तुलना में स्टेप को यूज करते हुए पूर्ण क्षमता से करते हैं और कमांड यूजर इंटरफेस में उसी कार्य को, GUI में तो इतना डेटा चाहिए जब जाके उसको कार्य को कर सकता है आदमी। ज़्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी डेस्कटॉप पे, जब डिस्प्ले पे, जबकि कमांड यूजर इंटरफेस में थोड़ी जगह पर और उससे तुरंत गति से उस कार्य को कर सकता है। लेकिन उसके लिए आदमी को दक्ष होना जरूरी है, उसमें निपुण होना जरूरी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। उससे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जल्दी किससे कार्य होता है, कमांड यूजर इंटरफेस से। जैसे कि फाइल को कॉपी करना, CP गेटर ओल्ड फाइल नेम, ग्रेटर फाइल नेम। कुछ दिव्यांगों जैसे दृष्टिबाधित आदि भी GUI के साथ कार्य करने में दिक्कत महसूस करते हैं। कई दृष्टिबाधित लोग भी इसमें कार्य करने में परेशानी महसूस करते हैं। क्यों कि उनको जैसे इस पे हाथ रख लिया तो वो कीबोर्ड पे जैसे उनने एक बार पता लग गया कि इस जगह ये है, ये की है, तो वो उस अनुभव से उसको कर लेते हैं। जबकि GUI में तो देखना पड़ता है ना, ठीक है ना, देखने की जरूरत पड़ती है। जबकि CUI में तो अपन की का कमांड को याद रखना पड़ता है, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है। विंडो 11 पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हो गई इसकी कुछ कमियां और कुछ इसके लाभ, कुछ इससे हानि कुछ इससे लाभ हुए। अगला हुआ अपन विंडो 11 पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम।
का नवीनतम वर्जन है। विंडो 11 जो है पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है, ये सबसे लेटेस्ट है। ये 2021 में बना है, 2021 में इसको बनाया गया है। किसको? 5 अक्टूबर 2021 में इसका निर्माण हुआ है, इस वर्जन को लाया गया है। तो किसके वर्जन को? विंडो 11 को। विंडो के ये वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा हुआ? विंडो 11, ये लेटेस्ट वर्जन है। इसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडो 11 को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट। यह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एंटी परिवार का हिस्सा है। यह विंडो एंटी परिवार का हिस्सा है और विंडो 10 का नया वर्जन है। विंडो 10 को अपग्रेड किया गया है। विंडो 10 को अपग्रेड किया गया है। किस विंडो 10 को अपग्रेड करके क्या बनाया गया है? 11। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के पुराने प्रचलित वर्जन विंडो 10, विंडो 8 ऑब्लिक विंडो 8 ऑब्लिक 8.1 विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी, विंडो एमई, विंडो 2000, विंडो 98, विंडो एंटी, विंडोज 95 एंड विंडोज MS DOS का ये जो है इन सब में लेटेस्ट वर्जन है विंडो का। कौन सा? विंडो 11। विंडो 11 यूजर इंटरफेस को समझना। विंडो 11 यूजर इंटरफेस को समझना। विंडो 11 को बूट करना। बूट करना मतलब इसको कंप्यूटर में स्टार्ट करना, कंप्यूटर को शुरू करना। कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कहलाता है। कोल्ड बूट एक तरीका है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस स्टेट में स्टार्ट होता है। कोल्ड बूट एक तरीका है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस स्टार्ट होता है। विभिन्न प्रकार के की कॉम्बिनेशन और मेनू के द्वारा कंप्यूटर को रिबूट या वार्म बूटिंग कहलाता है। विभिन्न प्रकार की कीज से, कॉम्बिनेशन से और मेनूज के द्वारा कंप्यूटर को रिबूट किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। डेस्कटॉप एरिया
डेस्कटॉप एरियाज, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जो स्क्रीन पे अपन को जो एरिया दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर, आइकॉन और टास्क बार का समूह होता है। डेस्कटॉप क्या होता है? बैकग्राउंड पिक्चर, बैकग्राउंड पिक्चर का मतलब वॉलपेपर, आइकॉन और टास्क बार का समूह होता है। आप इस पर अपने अनुसार कई एप्लीकेशन के शॉर्टकट रख सकते हैं। आप इस पर अपने अनुसार कई एप्लीकेशनों के शॉर्टकट रख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये डेस्कटॉप है अपन के सामने, ठीक है ना। तो इस पर अपन कई प्रोग्रामों के शॉर्टकट रख सकते हैं, एप्लीकेशनों के, एप्लीकेशन प्रोग्राम के कई शॉर्टकट इस पर रख सकते हैं डेस्कटॉप पर। मॉनिटर जो अपन के दिखाई देता है ना, उसको चालू करने पर कंप्यूटर को एरिया, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। और उस डेस्कटॉप पर अपन कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट रख सकते हैं। और टास्क बार पर कई आइकॉनों के समूह रख सकते हैं, कई आइकॉन रख सकते हैं जो कंप्यूटर में रन कर रहे हैं। आप इस पर अनेक अपने अनुसार कई एप्लीकेशन शॉर्टकट रख सकते हैं और डेस्कटॉप के वॉलपेपर को परिवर्तित किया जा सकता है। डेस्कटॉप का जो पीछे बैकग्राउंड की जो तस्वीर होती है उसको परिवर्तन कर सकते हैं अपने अनुसार, तथा और बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। डेस्कटॉप एरिया हो गया है। अगला हुआ टास्क बार। टास्क बार यूजर इंटरफेस की स्क्रीन के नीचे जो अपन की स्क्रीन दिखाई देती है कंप्यूटर के अंदर, इसके नीचे की साइड में होती है। ठीक है ना। इसमें जो डेस्कटॉप होता है इसमें नीचे की साइड में क्या दिखाई देती है अपन को? स्क्रीन में जो नीचे दिखाई देती है उसको बोलते हैं टास्क बार। नीचे का मतलब बॉटम में, तल में, बॉटम तल, जिसकी कई विशेषताएं होती हैं। माउस बटन को दबाते हुए ड्रैग करने पर इस बार को किसी भी इच्छित किनारे पर ले जा कर ले जाकर छोड़ने पर बार उसी जगह मूव हो जाती है। अपन माउस से उस बार को दबाते हुए और जिस तरफ करना चाहें कंप्यूटर में उसी साइड हो जाएगी। लेफ्ट में करना चाहें तो लेफ्ट में आ जाएगी, राइट में करना चाहें तो राइट में आ जाएगी, ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर चली जाएगी। माउस से उसको खींच के ऊपर ले जाएंगे, टास्क बार तो ऊपर पहुंच जाएगी। लेफ्ट में यदि करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगी, राइट में करेंगे तो राइट में आ जाएगी। जिधर अपन मूव कराना चाहें तो वही टास्क बार स्थापित हो जाएगी। उसी जगह मूव हो जाती है इस बार, और इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। इस बार में स्टार्ट मेन्यू होता है। इसके अंदर क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू, जिस पर आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में संचित एप्लीकेशन के शॉर्टकट होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? अपन के हार्ड डिस्क के संचित एप्लीकेशन के शॉर्टकट होते हैं। छोटे छोटे से आइकॉन बने रहते हैं ना, आइकॉन। एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम फोल्डर
अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। आइकॉन क्या होते हैं? एक छोटी पिक्चर जो प्रोग्राम फोल्डर, प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है नहीं, और वो कहीं जाते हैं तो क्या कहा जाएगा कि भारत ने ये कहा या भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? भारत का। समझ में आ रही है बात? तो वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रोग्राम का। आइकॉन जो होते हैं वो प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फाइल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई फाइल है अपन की, तो उसका प्रतिनिधित्व वो आइकॉन करता है। उस पे लिखा रहता है कि फाइल पे लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता है, तो वो फाइल अपने को बता देती है कि उसमें पिक्चर लगी रहती है किसी आदमी की, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमको पता लगे, सामने दिख जाएगी ये किसकी फाइल है, किस प्रोग्राम की फाइल है। तो अपने सामने उसको दिखाई दे देगा कि ये उससे संबंधित फाइल है। तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? आइकॉन। प्रोग्राम का, फाइल का, और प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? आइकॉन। आइकॉन सामान्यतः प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइकॉन क्या होते हैं? प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, अपन को दर्शाते हैं कि इस तरीका का इसके अंदर प्रोग्राम है। परंतु कई बार यह डेटा के समूह को भी प्रदर्शित करते हैं। कई बार ये डेटा के समूह को भी प्रदर्शित करते हैं। कई बार उन आइकॉन में कई फाइलें होती हैं, उसके अंदर कई तरीका की फाइलें होती हैं आइकॉन के अंदर। आइकॉन पर डबल क्लिक करने पर उस आइकॉन के द्वारा किसी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं और उसे देख सकते हैं। जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं उस फाइल पे अपन क्लिक करेंगे तो उसके बारे में अपन उसको देख सकते हैं। सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे टास्क बार पर ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे अपन का डेस्कटॉप है, वो ये टास्क बार इस जगह होती है बॉटम में, तो इसमें एक किनारे पर इतना सा एरिया सिस्टम ट्रे कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। बैकग्राउंड में रन, सिस्टम ट्रे के बारे में, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्रे कहा जाता है। किसको कहा जाता है सिस्टम ट्रे? बैकग्राउंड में रन कर रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको, जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ कहाँ मिलेगा अपन को? सिस्टम ट्रे में। नेट है, वो कहाँ मिलेगा? डेट एंड टाइम है, वो कहाँ मिलेगा? सिस्टम ट्रे में। तो वो जो हिडन रूप से इसमें है और रन कर रहे हैं, दिख नहीं रहे अपन को, तो वो सिस्टम ट्रे में अपन को दिखाई देंगे। बैकग्राउंड में रन कर रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकॉन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्रे कहा जाता है। टास्क बार में एक तरफ क्लॉक होती है। टास्क बार में एक साइड में, इस साइड में एक क्या होती है? क्लॉक होती है। क्लॉक के नज़दीक ही एक आइकॉन का समूह होता है, और जो
इसमें जो क्लॉक होती है उसके पास में एक आइकॉन का समूह होता है। जो ओपन अदृश्य प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। जो प्रोग्राम इसमें चल तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है हमको, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? सिस्टम ट्रे। इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहते हैं। जो इस साइड में छोटी सी जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। जो क्लॉक के पास में जगह होती है, जो छोटे छोटे आइकन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम ट्रे समूह को। टास्क बार में मुख्य हिस्से में कभी कभार आइकॉन का छोटा समूह होता है। कभी कभार एक छोटा समूह होता है, किसका? आइकॉन का, जिसे क्विक लॉन्च बार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लॉन्च बार, क्विक लॉन्च बार कहा जाता है। टास्क बार में मुख्य हिस्से में कभी कभार आइकॉन का छोटा समूह होता है, जिसे हम क्विक लॉन्च बार कहते हैं। इस आइकॉन पर क्लिक करने पर संबंधित सूचना प्रोग्राम खुल जाते हैं। क्विक लॉन्च बार, क्विक लॉन्च आइकॉन। ये आइकॉन भी बटन होते हैं। ये आइकॉन क्या होते हैं? बटन होते हैं। कुछ बटन वास्तविक बटन की तरह दिखाई देते हैं, कुछ बटन तो ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे बटन होते हैं, और कुछ तब दिखाई देते हैं जब कर्सर बटन और सिस्टम ट्रे को स्टार्ट बटन, कुछ तब दिखाई देते हैं जब कर्सर उन पर रखते हैं। कुछ कब दिखाई देते हैं? जब कर्सर अपन उन पर रखते हैं। क्लॉक की दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को स्टार्ट बटन कहते हैं। क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को स्टार्ट बटन कहते हैं। अब जब स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है। स्टार्ट बटन पर अपन क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। जैसे परेशान तो नहीं है? जैसे ये भी ये आइकॉन बटन मेनू खुल जाएगा। स्टार्ट मेनू खुल जाता है। स्टार्ट मेनू में कई प्रोग्राम के मेनू और डेटा का कलेक्शन होता है। स्टार्ट मेनू में कई प्रोग्रामों का कलेक्शन और डेटा का कलेक्शन होता है। क्विक लॉन्च बार, ठीक है ना। अगला आ गया शॉर्टकट आइकॉन। शॉर्टकट आइकॉन, आइकॉन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है, आइकॉन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उसे ही शॉर्टकट आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उसको ही, एक लिंक टाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट आइकॉन। उससे लिंक ओपन होती है। डेस्कटॉप पर स्थित आइकॉन क्विक लॉन्च
बार और स्टार्ट मेन्यू के शॉर्टकट अक्सर इसमें शामिल होते हैं। डेस्कटॉप पे स्थित आइकॉन, क्विक लॉन्च बार और स्टार्ट मेन्यू के शॉर्टकट अक्सर इसमें शामिल होते हैं। किसमें? शॉर्टकट आइकॉन। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकॉन के ऊपर एक छोटे सिंबल की मदद से अक्सर प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा सिंबल लगा रहता है जिससे इसको प्रदर्शित किया जाता है कि ये क्या है? शॉर्टकट आइकॉन। आइकॉन कभी डेटा समूह तथा प्रोग्रामों को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभार तो ये क्या करते हैं? डेटा समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो शॉर्टकट हो या न हो, चाहे वे शॉर्टकट हो या न हो। सामान्यतः डेस्कटॉप पर और स्टार्ट पर स्थित आइकॉन का शॉर्टकट होता है। सामान्यतः डेस्कटॉप पर और स्टार्ट पर स्थित आइकॉन का शॉर्टकट होता है, जबकि डेस्कटॉप पर उपलब्ध तथा स्टार्ट मेन्यू में प्रदर्शित सामान्यतः शॉर्टकट होता है। जबकि डेस्कटॉप पर उपलब्ध तथा स्टार्ट मेन्यू में प्रदर्शित सामान्यतः शॉर्टकट होता है। स्टार्ट मेन्यू विंडो 8 और विंडो 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था। पहले क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने? इसमें से स्टार्ट मेन्यू को हटा दिया। बाद में इसको सुधार करके स्टार्ट मेन्यू को और विंडो 10 में लाया गया। बाद में 8 में और 8.1 में तो इसको हटा दिया और उसके बाद में स्टार्ट मेन्यू में कुछ सुधार करके विंडो 10 में इसको दोबारा से लाया गया। इसके बाद ही एक स्पेस दिया गया। इसके बाद ही एक स्पेस दिया गया जिसके द्वारा आप अपने फेवरेट ऐप, प्रोग्राम, लॉग और वेबसाइट को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद ही एक स्पेस दिया गया जिसके द्वारा आप अपने फेवरेट ऐप और प्रोग्राम को, लॉग और वेबसाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए सेंटर में स्टार्ट बटन क्लिक करें। सेंटर में पहले क्या था? ये साइड में था, ठीक है नहीं? फिर इसको कहाँ ला गया? अब ये बीच में ले आया इसको, स्टार्ट मेन्यू को, ठीक है नहीं? पहले विंडो 10 में कहाँ गया? साइड में। 8 में हटा दिया गया, विंडो 10 में सुधार करके साइड में उसी जगह रख दिया गया और फिर इसको जो है सेंटर में ले आए, थोड़ा बीच में लाए। विंडो 11 में इसको किसी जगह ले आए, बीच में, सेंटर में स्टार्ट बटन को क्लिक करें। कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइस पर स्थित स्टार्ट बटन को प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जा सकता है। कीबोर्ड में जो स्टार्ट बटन है, ये वाला, जो ये वाला बटन है ना, इससे भी स्टार्ट मेन्यू को
प्रदर्शित किया जा सकता है डेस्कटॉप पर, ठीक है ना। या तो अपन माउस से करें आइकॉन पे क्लिक करके, या फिर इस विंडो बटन से भी अपन इसको ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइस पर स्थित स्टार्ट बटन को प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू ओपन किया जा सकता है। कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइस पर स्थित स्टार्ट बटन से स्टार्ट बटन को प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जा सकता है, ठीक है ना। अकाउंट ऑप्शन, अकाउंट ऑप्शन, अकाउंट ऑप्शन अकाउंट नाम पर क्लिक करके अपने अकाउंट पिक्चर को बदल सकते हैं। अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट पिक्चर को अपन बदल सकते हैं। आप डिवाइस को लॉक और अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं अकाउंट को, और अपन डिवाइस को लॉक भी कर सकते हैं, इसमें लॉक भी लगा सकते हैं। क्विक लिंक और बार बार प्रयोग किए जाने वाले एप्स। क्विक लिंक, क्विक का मतलब जल्दी, लिंक और बार बार प्रयोग किए जाने वाले एप्स, जो बार बार प्रयोग किए जाने वाले ऐप होते हैं। स्टार्ट में मेन्यू की बाईं ओर, स्टार्ट मेन्यू की बाईं ओर, ठीक है ना, ये बाईं ओर हुई। और आप पीसी सेटिंग, और आप पीसी सेटिंग में क्विक लिंक और टॉप पर डॉक्यूमेंट फाइल को एक्सप्लोरर को पाएंगे। स्टार्ट मेन्यू बाईं ओर, पीसी सेटिंग, सेटिंग, ठीक है ना। पीसी सेटिंग में क्विक लिंक और टॉप पर डॉक्यूमेंट फाइल एक्सप्लोरर को पाएंगे। यह सेक्शन बार बार प्रयोग में लिए गए ऐप्स और प्रोग्रामों की सूची के नीचे होता है। क्विक लिंक और बार बार प्रयोग में किए जाने वाले ऐप्स। यदि आप प्रोग्राम के आगे ऐसी कब तक करना, आगे ऐसे देखते हैं तो तात्कालिक प्रोग्राम किए गए फाइल और प्रोग्राम की सूची माउस को उनके ऊपर ले जाकर देख सकते हैं। तो आज का अपन यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर से जो अपन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।